नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स के इस सिलसिला में हम लोग आगे बढ़ते हुए मार्च के जो हमारे करंट अफेयर्स हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कमिंग डेज में, कमिंग वीडियोस में हमारा जो इंडेक्स है, जितने भी इंडेक्स है, चूंकि एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उस इंडेक्स का एक सीरीज होगा। और साथ ही साथ बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल न्यूज और बिहार स्पेशल कुछ जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड बजट, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो होगा। आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एज यूजुअल हमारे जो करंट अफेयर्स होते हैं, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, वो अपने आप में अल्टीमेट होता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्ष के बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। तो इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following state has won the संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 years। तो संतोष ट्रॉफी जो है वह किस गेम से रिलेटेड है। जनरली देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन अब क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा और डेप्थ में जाएगा। तो कौन जीता है? कर्नाटका ने जीता। राइट आंसर इज डी। बट अब इसका अगला स्टेप होगा जो हम लोग आगे इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, किसको डिफीट किया, किसको हराया है। यह भी हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। कर्नाटका ने किसको हरा करके संतोष ट्रॉफी जो है 58 इयर्स के बाद जीता है। तो आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, कर्नाटका ने मेघालय को हराकर किसको हराया है, डिफीट किया है मेघालय को। 54 इयर्स के बाद संतोष ट्रॉफी जीता है। कहां पे हुई है यह, कहां पे यह गेम हुआ है, कहां पे यह खेला गया है? रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में 76वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे हीरो संतोष ट्रॉफी भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? हीरो संतोष ट्रॉफी। चैंपियनशिप का नंबर कौन सा है? 76। यह भी ध्यान रखिएगा कि फाइनल में कर्नाटका ने मेघालय को 3-2 से हराया है। यह डेटा भी याद रखिएगा। 3-2 कितने से हराया है? 3-2 से हराया है। इंपॉर्टेंट है, यह कर्नाटका के लिए पहली ट्रॉफी है जो इससे पहले 54 वर्षों के अंतराल के बाद मैसूर रियासत के रूप में 4 बार जीत चुकी है। मींस इससे पहले भी कर्नाटका पहले मैसूर रियासत के रूप में था, पता होगा आप लोगों को। और उस समय 1968-69 के बाद जो है मैसूर रियासत के रूप में 4 बार यह जीत चुकी है कर्नाटका। और 58 वर्ष के बाद जो है, 58 वर्ष पहले यह जीती थी और 58 वर्ष के बाद पहली बार मेघालय को हरा करके यह ट्रॉफी जीता है। मेघालय की टीम पहली बार इस प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंची थी। यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। मेघालय की टीम जो है फर्स्ट टाइम इस कंपटीशन में फाइनल में पहुंची थी, जिससे जो कर्नाटका से हार गई। तो ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है, हाल ही में दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर किस राजमार्ग पर स्थापित किया गया है? रिसेंटली वर्ल्ड फर्स्ट बैम्बो क्रैश बैरियर हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन विच हाईवे? तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र। कहां किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया। आप देख पा रहे होंगे इस मैप में, ये है बैम्बो। जो देखते हैं रोड के किनारे जो बैरियर्स लगे होते हैं, जनरली वो स्टील के होते हैं। अब स्टील के जगह बांस का यूज किया जा रहा है। तो इसके कुछ मेंस एस्पेक्ट भी बनते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस के सीरीज में। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा? स्टील का कंजम्पशन कम होगा, इको फ्रेंडली होगा और बहुत सारी चीजें होंगी। तो यह मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट यह सबसे पहले कहां यूज किया गया है? महाराष्ट्र में यूज किया गया। आइए इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महाराष्ट्र राजमार्ग पर दुनिया का पहला, वर्ल्ड फर्स्ट है यह, बैम्बो क्रैश बैरियर स्थापित किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 4 मार्च को कहा कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और यावतमाला जिले के जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है, जिसे उन्होंने दुनिया का पहला ऐसा अभ्यास करार दिया। इस देश और इसके बांस क्षेत्र के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। इससे बांस का जो बैम्बो का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजों को समझिएगा। बिहार जो है, बिहार में बैम्बो मिशन भी चल रहा है। बैम्बो प्रोडक्शन को लेकर के बिहार सरकार पहले से ही बहुत सारे इनिशिएटिव अप्रोच ले रखी है, ताकि बांस के उत्पादन को क्या किया जाए? बढ़ाया जा सके। इसके बहुत सारे इफेक्ट है, मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट है। जैसे बैम्बो मिशन का एक उद्देश्य यह भी है, बाद में फ्लड की समस्या से क्या करना, फ्लड से होने वाले जो नदी कटाव और भूमि कटाव है उसको रोकना। बट यहां पे बैम्बो का जब डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है, बिहार के फार्मर के लिए क्या होगा? प्रॉफिटेबल होगा। ये सारी चीजें हमारे मेंस प्रोस्पेक्टिव से है। बट ये फैक्ट्स कहां पे यूज हुआ है, किस राजमार्ग पे यूज हुआ है, ये सारे हमारे किसके लिए है? पीटी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे? तो राइट आंसर इज 8 मार्च।
8 मार्च को यह इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। 8 मार्च ही सही उत्तर है। और क्या है, यह दुनिया भर की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को जश्न मनाने के लिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिन लैंगिक समानता में तेजी लाने, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एजेंडा और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कार्रवाई के आह्वान पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस वर्ष के महिला दिवस का थीम है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है और इसका थीम क्या है, यूनाइटेड नेशन ने थीम क्या अनाउंस किया, यह भी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। डिजिट ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। क्या है इसका थीम, यूनाइटेड नेशन का डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इंडियन आर्मी इंस्टॉल द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? तो राइट आंसर इज डी, डोडा। कहां किया है? डोडा। जम्मू कश्मीर ही वह क्षेत्र था जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा गया था, अगर भारत सरकार जम्मू कश्मीर के का जो स्टेटस है उस स्टेटस में किसी तरह का चेंज करेगी तो भारत के नेशनल फ्लैग को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसको कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, इस तरह के स्टेटमेंट। लेकिन हाल ही के दिनों में नेशनल फ्लैग को लेकर के वहां जैसी एक क्रांति सी आ गई है वहां के लोगों में। 15 अगस्त को भी आपने देखा होगा। तो सबसे ऊंचा नेशनल फ्लैग जो होस्ट किया गया, कहां किया गया है? जम्मू कश्मीर के डोडा में ही किया गया था। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, डिस्प्यूटेड एरिया रहा है, लेकिन अब यह मेन लैंड में अब लग रहा है जम्मू कश्मीर हमारा है, जो ताकि चीजें इस तरह से कनेक्ट हुई हैं। जम्मू कश्मीर था, हमारे टेरिटरी थे, लेकिन हमारे से कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन अभी क्या है, वह हमारे से हर एक एंगल से, हर एक तरह से, हर एक प्रकार से, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो और आधारभूत संरचना की दृष्टिकोण से हो, सभी रूप से हमसे क्या हुआ है, वह जुड़ाव हुआ है। और इस जुड़ाव का प्रभाव है जो वह इंटीग्रेट हुआ है देश के साथ और उसके नेशनलिटी इनहेंस हुई है, जिसका परिणाम है यह नेशनल फ्लैग। तो आइए देखते हैं, भारतीय सेना ने पहाड़ी डोडा जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया। तिरंगे को 100 फीट ऊंचे पोल पर स्थापित किया गया, जो डोडा जिले के सबसे ऊंचा तिरंगा है। सेना के डेल्टा फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय कुमार ने इसे फहराया। इन्होंने देश की सेवा में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेल्टा फोर्स किसने किया? डेल्टा फोर्स अजय कुमार। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? तो डोडा जिला में हुआ है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ये फैक्ट हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब इसमें और कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको जानना चाहिए। झंडा चिनाब क्षेत्र के उन अनगिनत सैनिकों को श्रद्धांजलि जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। जम्मू संभाग का डोडा जिला कभी आतंकियों का गढ़ था, एग्जैक्टली सॉरी, जो टेररिस्ट के लिए जो डिस्ट्रिक्ट जाना जा रहा था वह अब इंडियन नेशनल फ्लैग के लिए जाना था। यही अपने आप में एक साइन है जो जम्मू कश्मीर किस तरह से हमसे जुड़ा है, किस तरह से हमारे अंदर वह समाहित हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? मुंडको उपनिषद द ब्रीज इमोर्टलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड मुंडका उपनिषद द ब्रीज टू मोर्टलिटी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह और इसका सही उत्तर है डॉक्टर करण सिंघा। क्या है? डॉक्टर करण सिंघा इज राइट आंसर। इसके राइटर कौन है? डॉक्टर करण सिंघा। चूंकि मुंडको उपनिषद से रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में भी। अब मुंडको उपनिषद क्या है, इसकी क्या विशेषता है, यह भी आपको जानना चाहिए। और साथ ही साथ इसके ऊपर एक बुक आया है, तो वह बुक्स और ऑथर क्वेश्चन एक पूछता है, वह भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे। आइए नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टलिटी का विमोचन उपराष्ट्रपति सॉरी जगदीप धनखड़ ने किया। पुस्तक के लेखक पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह, और करण सिंह एक भारतीय राजनीतिक और दार्शनिक है। सॉरी यहां पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, जो मैंने बोला था करण सिंघा नहीं, करण सिन्हा, करण सिंह होगा, ए नहीं होगा, करण सिंह होगा, SINGH। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क कोर्ट? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है
अरुण सुब्रमण्यम। कंफ्यूजन होगा अजय बंगा के साथ, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है। राइट आंसर इज अरुण सुब्रमण्यम, ठीक है। अब देखिए, विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा, इसलिए कंफ्यूजन होगा। अमेरिकी वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल का पद जो इंडियन है, पहला इंडियन राजाचारी, यहां पे भी आप याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैरीलैंड की पहली भारतीय अमेरिका लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर। ये सब ऐसे इंडियंस हैं जो कि अमेरिका में उच्च पद को क्या किए, धारण किए हैं। फिर हार्वर्ड लॉ रिव्यू की पहली भारतीय अमेरिकी महिला अध्यक्ष अप्सरा ए लायर। अमेरिकी राज्य की कैलिफोर्निया में कलर सिटी काउंसिल की पहली एलजीबीटीक्यू महिला मींस जन्नी रामचंद्रन। यह इंपॉर्टेंट है इस सीरीज को, इसको आप लोग जरूर इसको याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कोई इंडियंस है और उसका अमेरिका जैसे देश में एक सम्मानित पद मिलता है तो हमारे क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, किस भारतीय फिल्म के गाने नातू नातू ने 95 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में ऑस्कर जीता है? The song Natu Natu from which Indian film has won the Oscar in the Best Original Song category at the 95th Oscar Awards? तो राइट आंसर इज ए, ट्रिपल आर। क्या है इसका सही उत्तर है ट्रिपल आर। चलिए इसमें देखते हैं और क्या है। ट्रिपल आर के गाने नातू नातू ने 95 ऑस्कर अवार्ड से बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का ऑस्कर जीता है। ट्रिपल आर पिछले 2 दशकों में अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म है, जबकि नातू नातू ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाला पहला भारतीय गीत था, फर्स्ट इंडियन सॉन्ग था। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। न्यूज नंबर 9 क्या कहता है? न्यूज नंबर 9 इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 23? विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का विषय क्या था? इसका सही उत्तर है हमारा वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। इसका सही उत्तर क्या है? वन्य जीवन संरक्षण के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। आइए देखते हैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन है। 3 मार्च को पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। यह फैक्ट भी, चूंकि हमारा मार्च का यह न्यूज है इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। और इकोलॉजी इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इस तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि यह 1973 में हस्ताक्षरित वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स का जन्मदिन है। यह वैश्विक कार्यक्रम ग्रह के वन्य जीव और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जश्न मनाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। अब इंपॉर्टेंट है किस डेट को मनाया जाता है और उसका थीम क्या है। यह दोनों ही फैक्ट्स आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए हमारे लिए क्या होगा, यह इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए ऑफ इंडिया? भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है संजीव शंकर दुबे। किसको किया गया है? संजीव शंकर दुबे। संजीव शंकर दुबे इज अपॉइंटेड एज न्यू सीजीए ऑफ इंडिया। चलिए इसमें देखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन। संजीव शंकर दुबे ने 28वें लेखा महानियंत्रक परीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला और ये सब 1900 बैच के भारतीय सिविल सेवा, ऑब्वियस सी बात है सिविल सेवा के ऑफिसर ही बनते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसको केवल पढ़ना है समझने के लिए, क्योंकि इसको पढ़ते हैं तो हमारा क्या होगा, यह फैक्ट्स याद रहने की संभावना अधिक होगी और लॉन्ग टाइम के लिए हमारे माइंड में सस्टेन करेगा। इसलिए थोड़ा डिटेल में न्यूज को पढ़ना चाहिए ताकि न्यूज लंबे समय तक आपके माइंड में क्या हो रहे और साथ ही साथ ओवरलैपिंग और कंफ्यूजन नो एग्जाम के समय। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। न्यूज नंबर 11 क्या कहता है? बिहार ने अपना 111वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया? बिहार ऑब्जर्व्ड इट्स 111th फाउंडेशन डे ऑन व्हिच डे? तो राइट आंसर इज ए। कब मनाया है? 22 ऑफ मार्च को मनाया है, 22 मार्च को मनाया है। इंपॉर्टेंट है क्या? बिहार ने अपना 111वां स्थापना दिवस, कौन सा स्थापना दिवस है? यह 111वां है। 22 मार्च 2023 को बिहार में मनाया 111वां अपना स्थापना दिवस मनाया। इस दिन बिहार राज्य को 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। यह फैक्ट हिस्टोरिकल फैक्ट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। 2023 आयोजन का विषय था, अब इसका क्या सब्जेक्ट है? वह है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। देखेंगे बड़े बड़े होर्डिंग और बोर्ड लगे होते हैं पटना में, उसमें लिखा होता है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा बिहार में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वर्तमान समय भारत में सबसे अधिक है और युवा जनसंख्या बिहार के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स होने वाला है। इसलिए बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों के द्वारा बड़े पैमाने पे इस युवा को यूज करने के लिए अलग अलग प्रकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। फिर इस वर्ष
इस वर्ष 22 से 24 मार्च 2023 तक गांधी मैदान पटना में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार दिवस मनाने की परंपरा पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन 2010 से शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई? 2010 से शुरू हुई थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इस न्यूज में, इसका विषय क्या है? इसका विषय है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। और बिहार दिवस किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार क्या हुआ था? अलग हुआ था। आइए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। न्यूज क्या कहता है? न्यूज नंबर 12, इसरो स्कूली बच्चों के लिए अपना वार्षिक विशेष कार्यक्रम यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम आयोजित करने के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसरो इज सेट टू ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन कॉल्ड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम? तो राइट आंसर इज युविका। इसका सही उत्तर क्या है? युविका है। राइट आंसर इज युविका। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो बेंगलुरु में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसरो स्कूली बच्चों के लिए अपना वार्षिक विशेष कार्यक्रम युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका आयोजित करने के लिए तैयार है। इंपॉर्टेंट है इसरो को लेकर के। और बहुत सारे न्यूज हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में या अपकमिंग वीडियोज में देखेंगे। और हाल ही में हमारा जो है चंद्रयान मिशन सफल हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, चंद्रयान मिशन सफल हुआ। चंद्रयान तो अपने आप में क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है, जो लूनर मिशन हमारा है, लेकिन एज ए प्लेनेट मून भी हमारे लिए क्वेश्चन हो सकता है। सोलर सिस्टम ज्योग्राफिक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं सोलर सिस्टम से, जिसमें मून प्लेनेट से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन को जरूर गैदर करेंगे। जैसे कुछ चीजों को याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मून का कितना है और अर्थ का कितना है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, मून का रोटेशनल और रिवॉल्यूशनरी टाइम पीरियड क्या है, और अर्थ का रोटेशन और रिवॉल्यूशन तो आप जानते ही हैं। फिर हमारा जो मिशन गया है वह साउथ पोल पे गया है, मून के साउथ पोल पर, जहां पर आज तक पहले कभी कोई मिशन नहीं गया। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है? फिर आपने देखा होगा ऑर्बिट में चेंज हुआ है, वह डिस्टेंस सीधे वर्टिकल नहीं गया है, वह ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट में पहले मून जो है वह क्या रोटेट किया, मून मिशन, और फिर जो है वह मून के ऑर्बिट में रोटेट करते हुए मून के क्लोज गया। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इन सारी चीजों को आप लोग समझिएगा। इस पे भी एक सेपरेट वीडियो मैं कोशिश करूंगा जो लाके डिस्कस करके समझा दूं। बट आप लोग न्यूज़पेपर्स या बीबीसी का न्यूज इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जहां से आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। सॉरी, इस न्यूज में और क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं जरा। कुछ है इंपॉर्टेंट हमारे काम का, तो है हमारे कुछ काम का। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए, मींस फंडामेंटल जो नॉलेज है किस पर, स्पेस टेक्नोलॉजी पर देने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते रुझानों में युवा छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोग भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने छात्रों के लिए युवाओं को आकर्षित करने के लिए अधिक छात्रों को विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग आधारित विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। मींस इसका पर्पस क्या है, जो यंग साइंटिस्ट है उसको अधिक से अधिक इसरो से जोड़ना और अंतरिक्ष साइंस की, और उसको क्या करना, उसके रुझान को क्या करना, बढ़ाना। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा लूनर मिशन गया है, हम 4th कंट्री हो गए हैं, इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सारे हमारे स्पेस प्रोग्राम होते हैं लेकिन उसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है और इस तरह से मीडिया कवरेज भी नहीं मिलता है। तो उसके पीछे रीजन है, हाल के दिनों में इसको मीडिया कवरेज मिला है। और इसरो के इस सक्सेस के बाद जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग साइंटिस्ट हैं, यंग इनोवेटर्स हैं, वह उनका रुझान इसरो की ओर बढ़ेगा, मींस अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में अपार संभावना है। अगर आप सपोज दैट थोड़ा सा समझिए, मून पे गोल्ड मिल जाए तो क्या होगा? अगर भारत का यह लूनर मिशन गया और वहां पे गोल्ड इन्वेंशन कर ले, तो बताइए मून के लिए फिर परमाणु अटैक होगा, परमाणु हमला शुरू हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष में अपार संभावनाएं हैं और भारत उस दिशा में काम कर रहा है, और उस दिशा में अपने यंग साइंटिस्ट को जोड़ने के लिए ही यह प्रोग्राम स्टार्ट किया है। किसने? इसरो ने। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को धूम्रपान कानून के लिए स्वस्थ शहर पुरस्कार प्राप्त है? सॉरी, Which of the following city has received a healthy city award for smoking laws? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ए, बेंगलुरु। ऑब्वियस सी बात है, काफी न्यूज में भी रहा है, बेंगलुरु को इसमें पहला स्थान प्राप्त है। आइए देखें तो इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन है। बेंगलुरु ने लंदन में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में धूम्रपान मुक्त कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार 1,50,000 डॉलर का नकद पुरस्कार जीता है। यह अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे अधिक इंपॉर्टेंट है स्मोक फ्री सिटी के रूप में जो अवार्ड मिला वो किसको मिला है? बेंगलुरु को मिला है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? According to the Ministry of Education, which of the following state has the lowest literacy rate in India? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है डी, बिहार। किसका है?
बिहार का है। लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है? बिहार में है, आप जानते ही होंगे क्या है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार में साक्षरता दर भारत में सबसे कम है, कितना है? 61.8% है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 65.3% और राजस्थान 66.1% है। केरल में भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर है 94%, इसके बाद लक्षद्वीप 91.85% और मिजोरम 91.33%। ग्रामीण भारत में साक्षरता दर 67.77%, जबकि शहरी भारत में यह 84.1% है। तो इस पे हम लोग लिटरेसी और इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट जो मैंने पहले ही बोला उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो रहेगा और वहां पे और इन डिटेल्स रहेंगी ये सारी चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान कंपनी ने GPT-4 नामक अपने नए और अधिक उन्नत मॉडल का अनावरण किया है? Which artificial intelligence research company has unveiled its new and more advanced model called GPT-4? तो राइट आंसर इज डी। क्या है इसका राइट आंसर? OpenAI, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल नहीं होगा, AI होगा, OpenAI। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। OpenAI ने उच्च सटीकता के साथ GPT-4 लॉन्च किया है। चैट जीपीटी के पीछे कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान कंपनी OpenAI ने अपने नए और अधिक उन्नत मोड का अनावरण किया है। नवीनतम संस्करण अपनी प्रतिक्रिया में अधिक रचनात्मक और सटीक है और इसमें GPT-4 नामक चैट जीपीटी की तुलना में बेहतर समस्याएं समाधान क्षमताएं भी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेशम उत्पादकों के लिए रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट टू लॉन्च द रेशम कीट बीमा स्कीम फॉर सेरिकल्चर्स? तो राइट आंसर इज डी, उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? यह उत्तराखंड है। बीवीआई क्वेश्चन की कैटेगरी में है। रेशम उत्पादकों के लिए रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वह उत्तराखंड बना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है और इंपॉर्टेंट। रेशम उत्पादकों रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला। इस पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में 4 जिले देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल को 5 ब्लॉक, ये सब हमें नहीं जानना। अगर ये सेम टाइम अगर मुझे और या आपको उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम देना है तो फिर इस पॉइंट को आपको याद रखने की जरूरत है। बस केवल यहां याद रखिए जो किस राज्य के रेशम उत्पादकों को रेशम उत्पादन के लिए बीमा कवरेज दी गई है तो वह कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। आइए नेक्स्ट न्यूज की हम लोग मूव करते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स राइजिंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो राइट आंसर इज ए। कब मनाया जाता है? यह 10 मार्च को मनाया जाता है, 10 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर क्या है? 10 मार्च। सीआईएसएफ की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा सीआईएसएफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। बस इतना ही जानिए, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो मार्च का चूंकि न्यूज है तो मार्च में यह डे सेलिब्रेट हुआ है तो यह डाला हुआ है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? ऑस्ट्रेलिया की डिकिन यूनिवर्सिटी भारत के किस राज्य में अपना परिसर स्थापित करने जा रही है? डिकिन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू सेट अप इट्स कैंपस इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर इज गुजरात। ऑब्वियस सी बात है, ये सब कुछ चमत्कार गुजरात में ही होता है। तो कहां हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। इसको तो बिहार में एस्टेब्लिश करना चाहिए था क्योंकि बिहार में स्टूडेंट्स ही मिलेंगे और सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स भी मिलेंगे। आपको एक चीज पता होना चाहिए, गुजरात में सिविल सर्विसेज के बारे में बच्चों को बहुत पता नहीं होता। एक बार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अहमदाबाद के क्लास का, जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्हें स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में डिफरेंसेस नहीं पता था। तो वहां के लोगों को सिविल सर्विसेज के प्रति बहुत रुझान नहीं होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, यह यूनिवर्सिटी किस तरह के कोर्स को संचालन करेगी? कॉमर्शियल कोर्स का। ऑफ कोर्स कॉमर्शियल कोर्स जो व्यावसायिक कोर्स होते हैं उस कोर्स के लिए यह यूनिवर्सिटी गुजरात में अपना एक ब्रांच एस्टेब्लिश कर रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने कैच द रेन 2023 अभियान शुरू किया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड कैच द रेन 23 कैंपेन? राइट आंसर इज द्रौपदी मुर्मू। किसने किया? हमारे प्रधान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह एस्टेब्लिश किया गया है। क्या है यह? अब यह कैच द रेन अभियान है क्या? द्रौपदी मुर्मू मानसून के मौसम से पहले जल संरक्षण को एक जन अभियान में बदलने के प्रयास के तहत 4 मार्च 2023 को कैच द रेन 2023 लॉन्च करेगी। इस वर्ष अभियान के विषय पेयजल के लिए स्रोत की स्थिरता। जल शक्ति अभियान के दौरान कैच द रेन 2023 क्या है? ड्यूरिंग जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023। फिर क्या है? महिलाओं के सशक्तिकरण में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका को जल शक्ति से नारी शक्ति थीम के साथ स्वीकार किया गया है। राष्ट्रपति स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण जल जीवन मिशन और के तहत 18 पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। राष्ट्रीय जल मिशन ने विभिन्न श्रेणियों के तहत स्वच्छ सुजल शक्ति के
अभिव्यक्त शीर्षक से केस कहानियों का एक संग्रह भी जारी किया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्या है, जो मानसून से पहले, जब वर्षा से पहले अगर वाटर कंजर्वेशन, वाटर जल संरक्षण के लिए अगर लोगों में जागरूकता लाई जाए तो मानसूनी वर्षा जो है हमारा वेस्टेज नहीं जाएगा। वेस्टेज कहने का सेंस है, मानसूनी वर्षा क्या होता है, वह ड्रेन ऑफ हो जाता है, बह जाता है, नदियों के माध्यम से वह समुद्र में चला जाता है। तो वह क्या होगा, वह स्थानीय स्तर पर ही सुरक्षित रहेंगे, जिस कारण से क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज होगा, शुद्ध पानी के जल की प्राप्ति होगी और बहुत सारे उसके फायदे होंगे। क्योंकि हमारे जो डिजीज होते हैं, ह्यूमन डिजीज होते हैं, उसके मैक्सिमम डिजीज के रीजन है कंटामिनेट वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है, शुद्ध जल की प्राप्ति होगी तो क्या होगा, उससे बीमारियों से भी समस्या, और ऐसी बीमारियां विशेष करके महिलाओं में अधिक होती है, जिस कारण से इसको महिलाओं के साथ जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन एरा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु हैज रिलीज्ड ए बुक टाइटल्ड इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है वी राम सुब्रमण्यम। क्या है? वी राम सुब्रमण्यम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड ए फाइटर यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स? 21 का सही उत्तर है आपका सालिजा धामी। कौन बना है? सालिजा धामी बनी है। इंपॉर्टेंट है सालिजा धामी, नाम याद रखेंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं। केंद्र सरकार एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का आवरण किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी अनवेयर्ड द फर्स्ट मेथनॉल रन बसेस इन व्हिच सिटी? तो 22 का राइट आंसर है आपका ए, बेंगलुरु। ऑब्वियस बात है, कुछ देर पहले भी बेंगलुरु न्यूज में आया था। बेंगलुरु न्यूज में आया था किसको लेकर के, आप देखे होंगे, और फिर से बेंगलुरु न्यूज में आया है। चलिए स्वच्छता के लिए आया था और फिर से स्वच्छता से संबंधित चीजें ही है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। इस परियोजना के उत्सर्जन के स्तर पर को कम करना, मीन जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको क्या करना, कम करना। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, पीएम मोदी ने हाल ही में हुबली धारवाड़ में दुनिया के सबसे लंबे रेल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। किस राज्य में स्थित है? पीएम नरेंद्र मोदी हैज recently inaugurated the longest railway platform in the world in Hubli Dharwad. It is located in which state? तो राइट आंसर इज ऑब्वियस ही बात है, हुबली धारवाड़ जैसे ही बात होगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। इसका सही उत्तर क्या है? कर्नाटका है। चलिए देखते हैं इसमें और क्या इंफॉर्मेशन है। पीएम मोदी ने हुबली धारवाड़ में दुनिया के सबसे लंबे रेल प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा, यही हमारे क्या होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके साथ साथ और क्या इनॉग्रेट किया? हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म के उद्घाटन के साथ श्री सिद्ध रूचा स्वामी स्टेशन पर दुनिया के सबसे रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। ठीक है, वही इंफॉर्मेशन है जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो रिपीट है। चलिए इसका लंबाई कितना है? 1507 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म में करीब 20 करोड़ की लागत से बनाया गया है। हुबली स्टेशन कर्नाटका का एक महत्वपूर्ण जंक्शन, व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? हु हैज बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट? तो इसका सही उत्तर है आपका विराट कोहली। कौन बन गया है? विराट कोहली। विराट कोहली अभी भी बहुत सारा करिश्मा कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन है? विराट कोहली। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना निर्माण करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? India has signed an agreement with World Bank to construct the Green National Highway Corridor project in how many states? तो 25 का सही उत्तर है हमारा 4। कितने राज्यों में के साथ समझौता किया है? 4 राज्यों के साथ किया है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। भारत ने 4 राज्यों में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे परियोजना के निर्माण के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अब समझिएगा ये हरित गलियारा परियोजना है क्या? हरित राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑब्वियसली बात है इस हरित राष्ट्रीय राजमार्ग का संबंध कोई हरा भरा से नहीं है, इसका संबंध है न्यू इन्वेस्टमेंट से है। ठीक है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है विश्व बैंक के द्वारा जो इन्वेस्ट की जाएगी, वह इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक ब्राउन फील्ड, दूसरा ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या था? न्यू सेटअप, न्यू कंस्ट्रक्शन। जो न्यू कंस्ट्रक्शन होंगे उसको ग्रीनफील्ड एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, ग्रीनफील्ड निवेश कहा जाता है, इसलिए इसके लिए वर्ड यूज किया गया हरित राष्ट्रीय राजमार्ग 11। समझे? तो यह मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो नया होगा। चलिए नेक्स्ट
इतने सारे एमसीक्यू के फॉर्म में हमारे न्यूज थे, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज भी हमारे और न्यूज हमारे पास मार्च के हैं जो न्यूज के फॉर्म में है। आइए एक नजर में हम लोग उसको भी देखते हुए चलें। यह क्या है, इसमें आप देखेंगे पहला है जो टेंट सिटी है, ऑब्वियस बात है बनारस को लेकर के मोदी जी बड़ा हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही कहते हैं, तो बनारस में भारत का पहला टेंट सिटी बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में गंगा नदी के तट पर बने टेंट सिटी का उद्घाटन किया। क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को दोहन करने गंगा नदी तट पर टेंट सिटी का यह टेंट सिटी कुछ इस तरह से बना होगा जो गंगा रिवर के अपोजिट साइड है। एक साइड तो वाराणसी है, दूसरे साइड यह टेंट सिटी बनाया जाएगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। फायदा यह है जो होटल जो चार्ज होता है वहां पे वाराणसी में वह कम होगा। टूरिस्ट, चूंकि टूरिस्ट का आगमन अधिक हो गया है, अधिक से अधिक टूरिस्ट आने लगे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल और जो गलियारा वगैरह है उसको ये करने के लिए, तो वहां पे टूरिस्ट का जो लोड होता है, पर्यटक के जो लोड होते हैं शहर पे जो होता है, उस लोड को कम करने के लिए एक यह न्यू और इनोवेटिव आइडिया जो टूरिज्म को ही बढ़ावा देगा। अगर इस टेंट में आप रहेंगे तो आपको एक अलग तरह का ही अनुभव मिलेगा और एक अलग तरह का फीलिंग होगा। तो लोग पर्यटक के रूप में जब आप जाएंगे तो आप चाहेंगे हम इसी में स्टे करें। तो इसके लिए चार्जेबल हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। बट इंपॉर्टेंट है, यह टूरिज्म की दिशा में भारत सरकार के द्वारा उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के जोका में, वहां पे कोलकाता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन एक अपने पत्र का अनोखा इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इस न्यूज को हमने कवर किया है। कहां है यह? जोका में है। जोका कहां है? कोलकाता में है। यह दोनों ही न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल पर भारत लड़ाई के हिस्से के रूप में सूडान और दक्षिणी सूडान की सीमा पर ओवई में संयुक्त राष्ट्र मिशन शांति सैनिकों की एक महिला प्लाटून को तैनात किया। एग्जैक्टली जो सूडान के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी सूडान के से जो सम्मिलित क्षेत्र है जो कि विवादास्पद क्षेत्र है, वहां पर फर्स्ट टाइम भारत ने क्या किया है, एक कंप्लीट महिला बटालियन, वुमेन्स बटालियन है और सभी सैनिक और उसके कमांडेंट सब कौन सी होंगी? महिला होंगी। और यह क्षेत्र कौन सा है? ओबई है जो सूडान में है। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो यूनाइटेड नेशन पीस मिशन का पार्ट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय को जल्द ही यूनेस्को की विरासत का दर्जा मिल सकता है। यूनेस्को हेरिटेज में आएगा, ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट है, यह दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बन सकता है। जैसे नालंदा हमारा यूनिवर्सिटी है, तो वह कुछ समय के लिए मृत प्राय डेड हो चुका था, लेकिन यह जो है यह अभी भी लाइव है और इसको यूनेस्को के द्वारा स्टेटस मिलेगा। तो इस तरह का यह विश्व का पहला यूनिवर्सिटी होगा, तो ये पहले फर्स्ट यूनिवर्सिटी होगा, जिस कारण से यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे। इसको आप जरूर कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में एक सलाल यमुना के क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम का अनुमानित संसाधनों की खोज की है। यह इंपॉर्टेंट है ही, इसको तो हम लोगों ने सेपरेट वीडियो में भी देखा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। पश्चिम बंगाल वन विभाग के सुंदरबन टाइगर रिजर्व डिवीजन द्वारा आयोजित पहले उत्सव के दौरान 145 विभिन्न पक्षी प्रजातियों पर हस्ताक्षर किए कई टीमों ने सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। 145 डिफरेंट बर्ड स्पीसीज वेयर selected during the first cover festival was organized by सुंदरबन टाइगर रिजर्व। मींस पक्षियों के लिए जो फेस्टिवल का ये हुआ है, सेलिब्रेशन हुआ है, वह कहां हुआ है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व क्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट है इस न्यूज का, समझे। और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और इसका सीधा संबंध हमारे करंट अफेयर्स। हालांकि जिस तरह से चीजें बदल रही है करंट अफेयर्स में, जिस तरह से मामला चेंज हो रहा है, और अभी बिहार स्टेट का, बिहार टीचर का एग्जाम हुआ है जिसको बीपीएससी ने कंडक्ट किया है, एक्सपेक्टेशन से काफी हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। उसी तरह से बीपीएससी में भी, इस बार के बीपीएससी में आप देखेंगे एक्सपेक्टेड, आपका एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन से काफी हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। और करंट अफेयर्स में भी कुछ चीजें ट्विस्ट हो सकती है, लेकिन उसको अगर सिस्टमेटिकली और स्मार्टली टेक्निकली आप अगर अप्रोच करें तो वह इजीली कैच भी हो सकता है। तो ये हमारा आज का सीरीज था इंपॉर्टेंट। मार्च के सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। देखते हैं मार्च में और कुछ बचा हो तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग इंडेक्स को, जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स होंगे इस एग्जाम के लिए, उस इंडेक्स का एक साथ ये कलेक्शन होगा जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर इकोनॉमिक सर्वे, बिहार और नेक्स्ट करंट अफेयर्स, बैक टू बैक या 15 दिन के अंदर आपके सारे करंट अफेयर्स के कंटेंट आपको डिलीवर हो जाएगा और इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे और आप क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। चलिए आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू।